मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग मूल अधिकार देखेंगे। कल की क्लास में मूल अधिकार हम लोग क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। जो मूल अधिकार है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर कल हो गया था। मूल अधिकार के कितने प्रकार हैं वो हो गए थे कल की क्लास में। 2 ऑब्जेक्टिव आप बताइएगा। जो सब 2 ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में निहित है? पहला क्वेश्चन तो ये है। जब भी हम क्वेश्चन पूछे ना तो आप कमेंट सेशन में जवाब जरूर दें, जिससे क्या होता है कि हम और आप एक दूसरे से तालमेल खाएं। हर एक क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन यह है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? और दूसरा है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने में है? वह कमेंट सेशन में आप जरूर दें, जरूर जवाब दें। तो आज हम लोग मूल अधिकार को आगे देखते हैं। मूल अधिकार से आगे देखते हैं क्या है। जैसे कल की क्लास में हम लोग देखे थे मूल अधिकार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग उसी 7 प्रकार में एक पढ़ाए थे, संपत्ति का अधिकार। क्या पढ़ाए थे? संपत्ति का अधिकार। क्या पढ़ाए थे? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना था? 31। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना था? 31। यह अनुच्छेद है। अब देखते हैं संपत्ति का अधिकार क्या कहता है। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। हम बोल रहे हैं क्या? प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार क्या था? एक मूल अधिकार था। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन इसे समाजवादी सिद्धांतों और विकासनात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए इसे 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था, लेकिन समाजवादी सिद्धांत और विकासनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इसे 44वीं संविधान संशोधन 1978 से क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया। जब संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया तो इसे संपत्ति का अधिकार बाहर कर दिया गया तो कहाँ रखा गया? तो संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया तो यही संपत्ति का अधिकार बन गया क्या? विधिक अधिकार। क्या बन गया? विधिक अधिकार, जो भाग 12 और अनुच्छेद 300A में, जो भाग 12 और अनुच्छेद 300A में है। फिर से देखते हैं संपत्ति का अधिकार कहते हैं। हर एक मूल अधिकार के प्रकार को, हर एक चीज को डिटेल में हम समझाएंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। तो संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में क्या था? मूल अधिकार था,
लेकिन समाजवादी सिद्धांत और विकासनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इसे 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। जब संपत्ति का अधिकार बाहर हो गया तो संपत्ति के अधिकार ही विधि का अधिकार बन गया, जो भाग कितना 12, जो भाग 12 और अनुच्छेद 300A में निहित है, जो अनुच्छेद 300A में चला गया या निहित है। अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता, अगर अभी तो है नहीं, बाहर हो गया, अगर संपत्ति का अधिकार क्या होता, मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या होता, अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों से क्या रहती, सुरक्षित। अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में होता तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों से हमारा संपत्ति का अधिकार क्या रहता, सुरक्षित रहता। लेकिन अब क्या है, कार्यपालिका से तो सुरक्षित है हमारा संपत्ति का अधिकार, कार्यपालिका से सुरक्षित है, लेकिन विधायिका से अभी भी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं है। इससे विधायिका का तात्पर्य क्या है, विधायिका किसी चीज को कानून बनाता है, वह कानून बनाता है और कार्यपालिका का काम रहता है क्या, उसे लागू करवाना। विधायिका का कार्य है किसी कार्य को क्या बनाना, कानून बनाना, और कार्यपालिका को उसके लागू कर देना। जैसे संपत्ति का अधिकार, जैसे आपका घर यहाँ इस साइड से रोड गया हुआ है, क्या रोड गया हुआ है, अगर आपका जमीन, आपका घर जो है, जो रोड के जस्ट किनारे है, अगर सरकार चाहे तो यह 2 लाइन के जगह 4 लाइन बनाए तो आपका आधा घर भी जाएगा। तो यह क्या है, संपत्ति का अधिकार से ही अगर विधायिका कानून बनाए कि यह 2 लाइन के जगह 4 लाइन गुजरेगा तो विधायिका तो कानून बना दिया और कार्यपालिका इसे लागू कर देगा, तो आपका संपत्ति का अधिकार क्या हुआ, तो हनन हो गया, आपका संपत्ति का अधिकार तो ले लिया गया। यही है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे। तो अब आगे चलते हैं संपत्ति के अधिकार के बाद। संपत्ति के अधिकार के बाद एक अनुच्छेद आता है क्या, 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, जो हम लोग पूरा डिटेल में समझे। क्या है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में कहता है क्या, अनुच्छेद 12 में कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। थोड़ा सा उधार लेते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। आप लोग याद करिए, जब राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ा रहे थे, जो भाग 4 और अनुच्छेद किसके तक है, कमेंट सेशन में आप जरूर बताएं। जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में था राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक उसी प्रकार से जो अनुच्छेद 35 था, अनुच्छेद 36 था जो राज्य की परिभाषा था। अनुच्छेद 36 उसमें क्या था, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 क्या था, राज्य की परिभाषा।
ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से क्या है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। इसमें क्या चलेगा, भारत की संसद, भारत की संसद। दूसरा, भारत का सरकार, भारत की सरकार। प्रत्येक राज्य की सरकार, अन्य प्राधिकारी, पांचवा स्थानीय प्राधिकारी। जिसे अनुच्छेद 36 में पढ़ाई थी राज्य की परिभाषा, ठीक उसी प्रकार से है अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, भारत की संसद, भारत की सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार, अन्य प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी। जो अनुच्छेद 12 है, जो मूल अधिकार में सबसे पहले क्यों आया अनुच्छेद 12? मूल अधिकार एक्चुअल में क्या कहता है, लोगों के प्रति या व्यक्ति के प्रति कोई भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा, यानी व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, यानी व्यक्तियों के हित में बात सुनी जाएगी, व्यक्तियों को क्या एक अधिकार दिया जाएगा, वह अधिकार क्या होगा, मूल अधिकार होगा। ठीक उसी प्रकार से ही राज्य की परिभाषा कहने का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई भी सरकार हो, किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार से उस पर निरंकुशता, निरंकुशता का भाव ना रखता हो, निरंकुशता ना करता हो, वह अनुच्छेद 12 हो। अनुच्छेद 12 है किसी भी राज्य या व्यक्ति के प्रति निरंकुशता का भाव नहीं रखता हो, इसीलिए अनुच्छेद 12 को मूल अधिकार में सबसे पहले लिखा गया है, मूल अधिकार में सबसे पहले लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, अनुच्छेद 12 हो गया। कुछ मूल अधिकार केवल व्यक्तियों को मिलता है, कुछ मूल अधिकार जो है केवल व्यक्तियों के लिए, वह कौन कौन सा मूल अधिकार है, वह कौन कौन सा अनुच्छेद है? कुछ मूल अधिकार केवल व्यक्तियों के ही मिलता है, कौन कौन सा अनुच्छेद हुआ है मूल अधिकार के अंतर्गत? वह अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30। यह जो सभी अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिक को ही मिलता है मूल अधिकार के अंतर्गत, गैर नागरिक को नहीं। ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। एक अनुच्छेद आता है 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूल अधिकार में असंगतता। इस हम संपत्ति के अधिकार के बाद की कुछ छोटी छोटी टॉपिक है, जैसे अनुच्छेद के अंतर्गत जब हम लोग समता का अधिकार स्टार्ट करेंगे, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, वहाँ से पूरा डिटेल में चलेगा। अभी भी एक क्या है, डिटेल में चल रहा है, कंसेप्चुअल क्लास है। जैसे अनुच्छेद 13 कहता है क्या, अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकार में असंगतता। क्या कहता है, मूल अधिकार में असंगतता, मूल अधिकार में असंगतता, मूल अधिकार में असंगतता। यदि किसी व्यक्ति को मूल अधिकार में असंगत होता है तथा उस जिस सीमा से लेकर असंगत होता है उस सीमा तक, यदि किसी व्यक्ति, मानो यह व्यक्ति है,
यदि किसी व्यक्ति को मूल अधिकार के प्रति असंगतता होती है, मूल अधिकार के प्रति असंगतता होती है, तो उस प्रक्रिया के अनुसार उस व्यक्ति को मूल अधिकार के प्रक्रिया के अनुसार उसकी विधि क्या होगी, शून्य माना जाएगा। उसे विधि क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यह अनुच्छेद है 13, मूल अधिकार में असंगतता। मूल अधिकार में क्या है, असंगतता। फिर उसके बाद आता है क्या, मूल अधिकार की विशेषता। मूल अधिकार की विशेषता को हम लोग समझेंगे। मूल अधिकार में विशेषता, मूल अधिकार के विशेषता, मूल अधिकार की विशेषता, विशेषता। मूल अधिकार की विशेषता क्या है, अगर किसी व्यक्ति के प्रति मूल अधिकार से वंचित कर दिया गया, कोई भी सरकार हो उस व्यक्ति के प्रति मूल अधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी मूल अधिकार उसे नहीं दिया है, यानी मूल अधिकार छीन रहा है, हमको मूल अधिकार छीन रहा है, कोई मूल अधिकार से हमको वंचित कर दिया, मूल अधिकार दे ही नहीं रहा है, हम पर शोषण कर रहा है, मूल अधिकार दिया है लेकिन हम पर शोषण कर रहा है, तो वह व्यक्ति जाएगा कहाँ, या तो हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी इसको कहते हैं उच्च न्यायालय, इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार की शोषण होते हैं या मूल अधिकार से वंचित करता है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का क्या कहा जाता है, गारंटर। यह गारंटर है कि सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को मूल अधिकार दिला ही के रहेगा। उस सुप्रीम कोर्ट का यह दावा है कि जिसको मूल अधिकार हनन हुआ है या राज्य के प्रति हुआ है उसको मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट देगा। यह अनुच्छेद क्या कहता है, 32 कहता है। सुप्रीम कोर्ट के क्या कहा गया है, गारंटर कहा गया है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो रिट जारी होता है, रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों है। यह रिट जारी करने की प्रक्रिया एक दिन अलग से जब क्लास लेंगे तब पूरा डिटेल में समझाएंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म में समझे। रिट जारी करने की प्रक्रिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के हैं, लेकिन रिट जारी कब करता है हाई कोर्ट, खाली मूल अधिकार जो व्यक्ति को वंचित कर देगा तब सुप्रीम कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट भी करेगा, कोई व्यक्ति के प्रति मूल अधिकार से वंचित करे तब भी हाई कोर्ट करेगा। लेकिन हाई कोर्ट कुछ अन्य मामले में भी प्रदान करता है, कुछ अन्य मामले में भी देखता है। हाई कोर्ट कुछ अन्य मामले भी रिट जारी करने के लिए देता है। तो इसे तुलना निकाल के आया सुप्रीम कोर्ट के प्रति हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अधिक है। किसको अधिक है रिट जारी करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की कि हाई कोर्ट की, यानी हाई कोर्ट की अधिक है रिट जारी करने की शक्ति। तो मूल अधिकार की विशेषता यही है, अगर किसी व्यक्ति के प्रति मूल अधिकार के प्रति क्या हुआ, निरंकुशता पर बल देता है या निरंकुशता करता है, मूल अधिकारों से हनन करता है, तो वह हाई कोर्ट जा सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 233 के तहत उस व्यक्ति को क्या करेगा, मूल अधिकार दिलाएगा, मूल अधिकार से वंचित नहीं होने देगा। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या है, दावा है। एक दो अनुच्छेद आओ हम इस क्लास में देखेंगे, वो अनुच्छेद क्या है।
दोनों एक ही साथ देख लेते हैं। तो यह दोनों अनुच्छेद एक अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक माना जाता है। वह अनुच्छेद क्या है? एक अनुच्छेद है 33 और एक अनुच्छेद है 34। 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को यह प्रावधान है, अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को यह प्रावधान है कि कोई भी विभाग जैसे सेना में हो या पुलिस, सैन्य विधि या पुलिस या खुफिया एजेंसी यानी खुफिया विभाग को क्या कर सकता है? खुफिया विभाग को क्या कर सकता है? जैसे अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह प्रावधान है, संसद को क्या है? यह प्रावधान है कि सेना या पुलिस या मार्शल लॉ या खुफिया एजेंसी के तहत इस तरह के संगठन को लागू करने से क्या कर सकता है? इस तरह के संगठन को लागू करने से क्या रोक सकता है? संसद को अधिकार है 33 के तहत, संसद को यह अधिकार है कि कोई भी सेना या पुलिस विभाग या खुफिया विभाग की कई तरह के संगठन है, इसी संगठन को रोक सकता है। कौन? यह संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 34 आराम है, कोई भी सैन्य विधि हो, इसमें क्या है? सैन्य विधि, कोई भी सैन्य विधि हो या मार्शल लॉ हो, इसे लागू होने से मार्शल लॉ लगा सकता है, सैन्य विधि या मार्शल लॉ लगा सकता है। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। सैन्य विधि हो या मार्शल लॉ हो, इसे रोकने के लिए, इसे लागू करने के लिए लगा सकता है। कौन लगा सकता है? यानी राष्ट्रपति के तहत मार्शल लॉ लगाया जा सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 33 में हम लोग समझे, कोई भी सेना हो, पुलिस हो, खुफिया एजेंसी हो, इस तरह के कई संगठन होते हैं, उसे रोकने के लिए किसका प्रावधान है? संसद का प्रावधान है। तो आज हम लोग यह आशा करते होंगे कि जितनी आज चीज जिक्र हो गई है वह चीज आप लोग कल की क्लास में याद कर जरूर आए। तो हम लोग संपत्ति का अधिकार भी देख लिए, कोई भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार हनन होता है तो कहाँ जा सकता है, ये भी हम लोग देख लिए। आज की क्लास पूरा डिटेल में हम लोग समझे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, मिलेंगे कल।